बोल रहा हूँ, देखते रहिए मैं बता दीजिए। ठीक है। कुछ टेक्निकल समस्या है, उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो बीच में रुक गया था। दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक अपना जो है वो है, कल अपन ने डिस्कस किया था इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। उसके बारे में बात की थी अपन ने। टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, आधा रह गया था बीच में। उसके बारे में दोबारा से लेंगे, अपन वापस करेंगे इसको पूरा रिवाइज, और आज कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा क्या होती है, कल अपन ने इसके बारे में बात की थी। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा कहलाती है। पहली बात तो ये प्रतिरक्षा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह। तो अपन ने पढ़ा था कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा रक्त जो होता है, रक्त को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूह में बांटा गया, विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। उसी के आधार पर उन्हें बोलते हैं रक्त समूह। वो भी 4 तरह के होते थे, पढ़ाए थे अपन ने। प्रतिजन व प्रतिरक्षी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया गया था। और वो अपन ने पढ़ा था 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ। उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहला टॉपिक अपना इम्यूनिटी है। प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे पहले पूरा कम्प्लीटली, उसके बाद में आगे चलेंगे। पहली बात, प्रतिरक्षा क्या होती है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, जिससे कि शरीर रोगों से अपनी सुरक्षा करता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रतिरक्षा। अब देखो, प्रतिरक्षा जो होती है वो निर्भर करती है किस पे, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के ऊपर निर्भर करती है। अब प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है, कल अपने डिस्कस किया था। तो प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन एक बाहरी रोगाणु होता है। प्रतिजन क्या है, एक बाहरी रोगाणु है जो मानव शरीर में बाहर से प्रवेश करता है। प्रोटीन पदार्थ या किसी का भी बना होता हो सकता है, प्रोटीन का होता है मुख्यतः, जिनका अनुभार 6000 डॉल्टन से अधिक होता है। ये परिभाषा में दिया होता है इसकी में कई बार। लेकिन आप इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिए कि प्रतिजन क्या है, बाहर से कुछ भी जो रोगाणु आएगा वो क्या है, प्रतिजन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन ये है प्रतिजन। अब प्रतिजन बाहर से आ गया मानव शरीर में, तो अपना शरीर रोगों से लड़ने के लिए उससे बचाव तो करेगा अपना। तो बचाव करेगा तो कैसे करेगा, उसके लिए शरीर क्या उत्पन्न करेगा, शरीर उत्पन्न करेगा प्रतिरक्षी। शरीर क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षी, अर्थात मानव शरीर के द्वारा उत्पादित प्रोटीन से बना कुछ एक पदार्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी, जो कि प्रतिजन से लड़ाई कर उसको नष्ट करके शरीर की रक्षा करता है। और प्रतिरक्षी को बोलते हैं अपन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटी का मतलब क्या होता है, प्रति या खिलाफ। किसके खिलाफ, प्रतिजन के खिलाफ। एंटी बॉडी, बॉडी मतलब शरीर की रक्षा करता है, तो ये है एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, जो कि प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करता है तथा प्रतिजन की क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। प्रतिजन क्या है, प्रतिजन एक बाहरी रोगाणु है, हमारा शरीर में प्रवेश करता है तथा शरीर में रोग करता है, बीमारी करता है। प्रतिरक्षी क्या है, मानव शरीर के द्वारा निर्मित प्रोटीन युक्त पदार्थ जो कि प्रतिजन से प्रतिक्रिया करता है तथा प्रतिजन से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है तथा मानव शरीर की सुरक्षा करता है, प्रतिरक्षी कहलाता है। इसे बोलते हैं, प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन और प्रतिरक्षी को बोलते हैं एंटीबॉडी। तो प्रतिजन बाहरी रोगाणु है तथा प्रतिरक्षी क्या है, शरीर द्वारा निर्मित होता है। तो ये हो गया एंटीजन एंटीबॉडी। अब ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी के निर्माण के आधार पर ही प्रतिरक्षा के प्रकार होते हैं। और उसके अलावा इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे आगे जाके रक्त समूह। रक्त समूह जो होते हैं, प्रतिजन व प्रतिरक्षी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को अलग भागों में बांटा गया, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो पहले देखते हैं अपन इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं इम्यूनिटी प्रतिरक्षा जो है वो मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहली कौन सी है, जन्मजात प्रतिरक्षा। इसे बोलते हैं हेरिडिटी, बोलते हैं हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक तरह से होती है। ये तो बोलते हैं हेरिडिटी, जो कि वंशानुगत रूप से, अनुवांशिक रूप से माता पिता से बच्चों को उनके गुणसूत्रों या जीनों के द्वारा आदान प्रदान इसका होता है। तो ये होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, जो कि एक बच्चे को जन्म से ही प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता होती है कुछ,
वो तो उसे हमको पता है प्रतिरक्षा कहते हैं। और जो कि हमको जन्म से मिलती है अपने जीन के द्वारा, अपने आनुवंशिक गुणों के द्वारा, अपने डीएनए के द्वारा, तो वो जो होती है वो क्या होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा, पहला प्रकार। दूसरा फिर होता है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा। अपन पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, मानव शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। अब इसके आगे जाके दो प्रकार हैं। पहला है हेरिडिटी यानी हर्ड इम्यूनिटी, मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा, जो कि जन्म से अपन को प्राप्त है, अपने माता पिता से डीएनए के द्वारा या आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा जो प्राप्त होती है अपन को, उसे कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। दूसरा है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है। अर्जित मतलब अर्जित की हुई, उपार्जित मतलब अपने द्वारा, उपार्जित मतलब प्राप्त की गई है, जन्म के बाद प्राप्त हुई है, या मान लो अर्जित की गई है, अपने द्वारा प्राप्त की गई है। कब? बाद में, जन्म के बाद में, आफ्टर द टाइम ऑफ बर्थ, अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे कि मान लो बच्चा बड़ा हुआ, बीमार हुआ, उस बीमारी के फलस्वरूप अपन ने एक प्रतिरक्षा ग्रहण की, तो वो क्या है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता जो बाद में आई वो क्या है, वो है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा। अब इसके भी आगे जाके देखो दो प्रकार होते हैं। अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है उसमें ही पहला होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। प्राकृतिक जो कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त है अपन को, उसमें कोई ऑटोमेटिकली काम करता है बॉडी, मतलब प्रतिरक्षा के खिलाफ प्रतिक्रिया बनाता है, तो वो है प्राकृतिक। दूसरा कौन सा है? कृत्रिम, जो कि कृत्रिम रूप से अब हमको मिली। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, जो बाहर से अपन को रेडीमेड दी जाती है, उसने अपना शरीर सक्रिय रूप से कोई भाग नहीं लेता है, तो वो है कृत्रिम। और पहले बताओ प्राकृतिक कृत्रिम क्या होता है? प्राकृतिक जो प्रकृति से अपने आप प्राप्त है। कृत्रिम मतलब इसका निर्माण किया जाता है, निर्माण पहले से हुआ होता है, किया जाता है, तो वो कृत्रिम है। अब प्रतिरक्षा के दो प्रकार, पहला जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरा अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा। और अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? जो कि हमको जन्म के बाद प्राप्त होती है। उसके भी दो प्रकार है आगे, पहला है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, दूसरा कौन सा है? कृत्रिम प्रतिरक्षा। अब प्राकृतिक के भी आगे जाके और देखो, प्राकृतिक का मतलब जैसे कि देखा जाए तो अपन को बीमारी हुई कोई, ऐसे मान लो कोई बीमारी है, चेचक है, आपको नाम सुनकर हमने, छोटी माता, बड़ी माता, ऐसे जो बीमारियां होती है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। अब मान लो एक बार हो गई बीमारी, अब अपने आप जो बॉडी है उसको रिकवर करेगी, अपने आप उसको 2, 5, 7 दिन में उसको वापस से वो उससे लड़ेगा शरीर, अपने आप प्रतिरक्षा खुद उत्पन्न करेगा। अपना शरीर जो है खुद की ताकत, खुद की प्राकृतिक क्षमता से रोग खत्म करने की कोशिश करता है, वो है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो ये है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब अपना शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, उसको बाहर से कुछ दवाइयाँ वगैरह, कुछ वैक्सीन वगैरह, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह दिए जा रहे हैं बाहर से, कृत्रिम तरीके से दिए जा रहे हैं। टीके के अलावा जो कई तरह की जो रेडीमेड जो आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं उनको। जैसे मान लो टेटनस टॉक्सॉइड होता है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो कुत्ते वगैरह काटते हैं तो कुछ उसका जो इंजेक्शन लगाते हैं, रेबीज का, टीटी का, टेटनस का, नाम सुना होगा आपने, एंटी टेटनस टॉक्सिन बोलते हैं उसको। तो वो सब क्या है? वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं उसको, यानी प्रतिरक्षी होते हैं वो, उसमें पहले से बने हुए प्रतिरक्षी होते हैं रेडीमेडली। तो वो सब किसमें है? कृत्रिम से, मतलब बाहर से बना बनाया दे रहे हैं अपन, अंदर शरीर को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर कुछ कर भी नहीं सकता उसमें, तो वो है कृत्रिम। अब प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक बोलेंगे क्या? नेचुरल। बताइए आपको नेचुरल, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल। अब प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, नेचुरल जो इम्यूनिटी है, वो भी आगे जाके दो तरह की होती है। पहला सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा, मतलब एक्टिव नेचुरल। मान लो इसकी बात करें अपन, सक्रिय ये होता है एक्टिव नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, मतलब अपना शरीर सक्रिय रूप से उसमें काम करता है, अपना शरीर पूरा कार्य करता है, तब जाकर उस बीमारी से लड़ पाता है, इसको बोलते हैं एक्टिव। मतलब बीमारी हुई, सर ने बात की, चिकन पॉक्स हुआ, छोटी माता, बड़ी माता को बीमारी हो गई, तो अपना शरीर उससे खुद लड़ रहा है, सक्रिय रूप से अपना शरीर कार्य कर रहा है, शरीर को कार्य करना पड़ रहा है उसे लड़ने के लिए, और तब जाकर बीमारी खत्म हो पा रही है शरीर से, तो वो है सक्रिय। और क्योंकि प्राकृतिक अपने आप हो रही है तो सक्रिय प्राकृतिक, यानी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पहला हो गया। दूसरा निष्क्रिय प्राकृतिक। अब क्या है इसमें? प्राकृतिक तो है लेकिन कैसा है? निष्क्रिय। अब ये कैसे होगा? टीका जो होता है, टीका जो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं उसको, टीके में जो प्रतिरक्षी होते हैं बने, उसमें क्या होता है?
प्रतिजन के रूप में उसमें से कुछ जो एक शरीर में प्रवेश कराया जाता है दवाई के रूप में, वो जा करके शरीर को लड़ने के लिए प्रेरित करता है। एक्चुअल में टीके में क्या होता है, जिस बीमारी से लड़ने का टीका होता है उसी बीमारी का वायरस एक निष्क्रिय अवस्था में होता है। जैसे ही वो शरीर में जाएगा उसको प्रतिजन समझ के शरीर रिएक्शन करेगा और शरीर में क्या हो जाएगी, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। आने वाले समय में जब भी वो बीमारी मानव शरीर में अब आएगी तो पहले से उसमें प्रतिरक्षी बने हुए हैं, इसलिए वो उससे लड़ पाएगी अच्छी तरह से, उसको नष्ट कर पाएगी। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो नेचुरल बीमारी के बाद उत्पन्न होती है, बीमारी के बाद उत्पन्न, और निष्क्रिय प्राकृतिक मतलब निष्क्रिय क्यों, तो शरीर काम नहीं कर रहा है। अपन टीका इम्यूनाइजेशन जो कर रहे हैं, टीकाकरण जो कर रहे हैं, बाहर से टीका लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वो क्या है, निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय तो है लेकिन बाद में जाकर शरीर तो अब प्राकृतिक रूप से काम कर रहा है बस से, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उस टीका लगाने से शरीर क्या बना रहा है, प्रतिरक्षी। मतलब दोनों आ गए इसमें, निष्क्रिय है और प्राकृतिक भी है। इसे बोलेंगे अपन पैसिव नेचुरल। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, तो ये होता है पैसिव नेचुरल, नेचुरल इम्यूनिटी। तो यहाँ तक समझ में आया आपके प्रतिरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं अपन। सॉरी पैसिव नहीं आएगा इसमें, ये तो एक्टिव की बात कर रहे हैं अपन। ये हो जाएगा एक्टिव आर्टिफिशियल। शायद बोर्ड पे नहीं आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। बोर्ड पे थोड़ा सही नहीं आ रहा, तो इसको वापस से नीचे लेते हैं अपन मिटा करके। इम्यूनिटी प्रतिरक्षा दो तरह की होती है मुख्य रूप से। पहला है जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरा है अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा आगे जाकर के दो तरह की होती है, पहला है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त होती है, और कृत्रिम मतलब जो कि बाहर से पहले से रेडीमेड निर्मित होती है कृत्रिम तरीके से। अब प्राकृतिक प्रतिरक्षा उसमें भी आम होता है, दो तरह की होती है, पहला होता है सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय। सक्रिय मतलब इसमें शरीर खुद भाग लेता है, उसे बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और निष्क्रिय, इसमें शरीर निष्क्रिय रूप से भाग लेता है, क्योंकि शरीर में होगा कार्य होगा तो शरीर में होगा, लेकिन शरीर सक्रिय रूप से खुद भागीदारी नहीं लेता है। बाहर से कुछ बने बनाए रेडीमेड जो प्रतिरक्षा होते हैं बहुत सारी प्रवेश कराए जाते हैं, इसलिए से बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है उसके आगे जाके दो भाग होते हैं, वो होते हैं, पहला होता है सक्रिय प्राकृतिक, दूसरा होता है सक्रिय कृत्रिम। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सक्रिय प्रतिरक्षा दो तरह की होती है, पहला है सक्रिय प्राकृतिक, मतलब शरीर सक्रिय रूप से भाग ले रहा है लेकिन प्राकृतिक रूप से उसमें प्रतिरोध से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो रही है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था अभी बीमारी होने के बाद। दूसरा है सक्रिय कृत्रिम, शरीर फिर से सक्रिय रूप में काम में कर रहा है लेकिन
कृत्रिम तरीके से बने बनाए उसमें कुछ, जैसे मान लो मैंने बताया भी आपको, टीका लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो वो जो टीका होता है वो तो कृत्रिम है, शरीर में प्रवेश कराया उसको, वो तो कृत्रिम है। लेकिन उसके जाने के फलस्वरूप शरीर क्या कर रहा है, सक्रिय रूप से क्या कर रहा है, प्रतिरक्षा और लोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर रहा है। सुना होगा आपने, टीका लगाने से वो जो जिस बीमारी का टीका, वो बीमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कारण ये है कि उस टीके का वैक्सीन के शरीर में जाने से क्या होता है, वो तो कृत्रिम है, लेकिन वो जाकर शरीर को सक्रिय कर देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न कर देता है। तो ये है सक्रिय कृत्रिम और ये है सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। इस तरह से वहां पर होगा, पहला होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी, शरीर खुद उसमें प्रतिरक्षित नहीं बनाता है, इसलिए इसे बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब इसके बाद अगर दो प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला हुआ निष्क्रिय प्राकृतिक। वो कैसे? शरीर निष्क्रिय रूप से भाग लेता है, शरीर ज्यादा कुछ कार्य नहीं करता, लेकिन प्राकृतिक रूप से फिर भी उसको प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। वो कैसे होगी? जैसा कि माँ के जो घर में बच्चा होता है उसको प्लेसेंटा जो है भ्रूण पोष के द्वारा भोजन मिलता है, तो वहाँ पर उसमें क्या होता है, उसके द्वारा प्लेसेंटा जो होता है, भ्रूण पोष बोलते हैं उसको, जब तक बच्चा घर में रहेगा उसे वहाँ से सीधा प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, माँ से बच्चे को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। यहाँ तक कि जन्म के 2-3 माह के पश्चात भी उसमें जो प्रतिरक्षा होती है बच्चे में रोगों से लड़ने की, वो भी उसको माँ से ही प्राप्त होती है। तो बताओ, उसमें शरीर ने कुछ भाग लिया बच्चे के ने नहीं लिया, तो कैसे हो गई वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन अपने आप हो रहा है ये शरीर, तो शरीर कर रहा है किस काम को, बताओ? प्राकृतिक भी हुई, प्राकृतिक भी हुई और ये निष्क्रिय भी है, क्योंकि बच्चे का शरीर में खुद भाग नहीं ले रहा है, केवल माँ से उसको सीधा मिल रहा है, इसलिए ये हो जाता है निष्क्रिय प्राकृतिक। मतलब निष्क्रिय मतलब पैसिव, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, तो ये है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। और दूसरा कौन सा बचा? कर ये भी निष्क्रिय होगा, लेकिन कैसा है? निष्क्रिय है। प्राकृतिक था तो वो कौन सा है? कृत्रिम, निष्क्रिय कृत्रिम। वो कैसे? मानव शरीर में, जैसे मैंने बताया आपको, टेटनस का जो इंजेक्शन लगाते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन लगाते हैं, डिप्थीरिया रोग होता है उसमें, तो वो बने बनाए पहले से इम्यूनोग्लोबिन यानी प्रतिरक्षी होते हैं, पहले से बने बनाए प्रतिरक्षी होते हैं, और उनको सीधा मानव शरीर में प्रवेश करवाते हैं। जैसे मान लो अपन ने उदाहरण दिया अभी टेटनस का, जो इम्यूनोग्लोबिन होता है या प्रतिरक्षी होता है, उसको इंजेक्शन के द्वारा शरीर में लगाया जाता है, और उसको शरीर में लगाने के पश्चात शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए उसमें निष्क्रिय मतलब शरीर से कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर से जो अपने डाला है, जो प्रतिरक्षी डाला है वो कैसा है? कृत्रिम है, इसलिए वो कैसा हो गया? निष्क्रिय कृत्रिम। ध्यान से देखिए दोबारा से, प्रतिरक्षा दो तरह की होती है मुख्य रूप से। पहला है जन्मजात प्रतिरक्षा, जो कि बच्चे को जन्म से प्राप्त होती है। दूसरा है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा, जो कि अपन जन्म के बाद में प्राप्त करते हैं, बीमारी होने के फलस्वरूप अपन को बाद में प्राप्त होती है, जन्म के बाद में। दूसरा है अब अर्जित प्रतिरक्षा होती है, वो दो तरह की होती है, दो प्रकार है उसके। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक, दूसरा कौन सा है? कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से प्राप्त है, आपको अपने आप जो शरीर करता है। दूसरा कौन सा? कृत्रिम, जो कि मानव निर्मित है। अब प्राकृतिक प्रतिरक्षा के आगे जाकर दो भाग है। सक्रिय प्रतिरक्षा, शरीर खुद सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे कि बीमारी के पश्चात शरीर जो अपने आप बीमारी से लड़ता है, बिना किसी दवाई, बिना किसी टीके, बिना किसी प्रतिरक्षी के, तो वो कैसा है? सक्रिय। और सक्रिय प्रतिरक्षा में पहला कौन सा है? सक्रिय प्राकृतिक, शरीर खुद लड़ता है उसमें। दूसरा सक्रिय कृत्रिम, उसमें बाहर से टीका लगाते हैं कृत्रिम रूप से। आगे देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा, शरीर निष्क्रिय रूप से भाग लेता है, लेकिन उसके भी दो प्रकार है आगे। पहला कौन सा? निष्क्रिय प्राकृतिक, शरीर निष्क्रिय रहता है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको प्रतिरक्षा पर मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए माँ के द्वारा बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है, प्रतिरक्षा मिलती है गर्भ के दौरान, या मान लो जन्म के कुछ महीने पश्चात तक, वो क्या कौन सी होती है? निष्क्रिय प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मिल रही है, उसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं है। दूसरा निष्क्रिय कृत्रिम, मतलब निष्क्रिय रूप से बाहर से शरीर में प्रतिरक्षी का प्रविष्ट कराना, उसका प्रवेश करवाना। जैसा कि हमारा टेटनस रोग होने के पश्चात उसका जो इम्यूनोग्लोबिन या प्रतिरक्षी लगाते हैं, वो क्या है? किसका उदाहरण? निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ये सारे बंदे पढ़ लिए, इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा, इसके सारे प्रकार है। अपन ने अगर पहले से पढ़ा था, आज भी पढ़ा, दोबारा यहाँ पढ़ा था अपन ने। प्रतिजन क्या होता है,
बाह्य रोगण होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब जो बाहर से आएगा और उसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेंगे, ये प्रतिजन होता है। दूसरा होता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिजन की क्रिया के फलस्वरूप मानव शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता के उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षी, रोगों से लड़ने के खिलाफ, तो उसे बोलते हैं प्रतिरक्षी और उसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटीबॉडी। तो ये प्रतिजन प्रतिरक्षी है, ये दोनों क्रिया होती है तो उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। और ये सारे प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। तो ये अपना पहला टॉपिक था प्रतिरक्षा। दूसरा टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो है ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये था प्रतिरक्षा। रक्त समूह के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे अपन प्रतिरक्षी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी जो होते हैं वो प्रतिजन के बारे में सॉरी दोनों पढ़ेंगे अपन। पहला पढ़ेंगे प्रतिजन, दूसरा पढ़ेंगे प्रतिरक्षी। कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कार्य होते हैं, कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं इनकी, तो उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा आपके ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह क्या होता है। प्रतिजन, पहले प्रतिजन जो होते हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पे होते हैं और मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। सिंपल सी बात बताऊं आपको। और आरबीसी की सतह पे होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो वो होते हैं ए बी और ओ। इनकी उपस्थिति के आधार पर मानव शरीर के जो रक्त होता है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है तो उसका नाम, उसका वो जो रक्त समूह होगा ए रक्त समूह। किसी के मान लो बी है तो वो होगा बी। किसी के आरबीसी की सतह प्रतिजन दोनों है ए बी तो वो उसका नाम हो जाएगा रक्त समूह का ए बी। और किसी व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर कोई भी प्रतिजन नहीं है, मतलब प्रतिजन ही नहीं है, तो वो कौन सा रक्त समूह होगा, ओ मतलब जीरो, शून्य। ये जीरो बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, शून्य वर्ग समूह या जीरो ग्रुप बोलते हैं, जीरो समूह बोलते हैं इसको। क्यों, यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं है इसलिए ये प्रतिजन होते हैं 4 मुख्य रूप से और इनके आधार पर ये रक्त समूह है। रक्त समूह में 4 तरह के होते हैं ए बी और ओ। ये तो प्रतिजन है, सिंपल है प्रतिजन के बारे में देखें तो। अब इनके आधार पर ही होते हैं प्रतिरक्षी। सिंपल सी बात करें तो प्रतिरक्षी रक्त समूह की बात करें तो यहाँ अलग होते हैं, लेकिन अगर मानव शरीर की बात करें, पहले मानव शरीर की बात करें तो वहाँ भी प्रतिरक्षी जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं पहले। लेकिन अपन इसके बारे में बात करेंगे तो रक्त समूह के बारे में बात करते हैं। पहले उसके बारे में कर लेते हैं पूरा, उसके बाद में देखेंगे उसको। ये तो रक्त की बात कर रहे हैं अपन, मानव शरीर की बात करेंगे तो वो अलग होगा। मानव शरीर में कौन कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, लेकिन ये है मानव शरीर की आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में कौन कौन से प्रतिरक्षी होते हैं। तो देखिए पूरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पर प्रतिजन कौन सा होता है, प्रतिरक्षी कौन सा होता है, किस व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं, किसको ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सीरियल है 1 2 3 4। पहला कौन सा देखेंगे अपन, रक्त समूह ए। दूसरा देखेंगे बी। तीसरा देखेंगे अपन ए बी। चौथा देखेंगे अपन ओ। रक्त समूह में अब प्रतिजन कौन सा होगा आपको बताइए। प्रतिजन के बारे में देखा था अपन ने। रक्त समूह ए में प्रतिजन होता है वो ए, बी में होता है वो बी, ए बी में होता है वो दोनों होते हैं इसलिए ए बी, वो में कोई नहीं। अब देखिए प्रतिजन मतलब जो कि इसकी उपस्थिति होती है शारीरिक सतह पर होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति की सतह पे आरबीसी में अलग प्रतिजन होगा, अलग सबके, हर व्यक्ति की। मान लो किसी के है, दूसरे में बी है, तीसरे के बी है, चौथे के कोई नहीं है, तो बताओ सबका अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग हुआ। तो बताओ हर व्यक्ति को किसी का भी रक्त दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते ना। क्यों, मान लो किसी के प्रतिजन अलग है, अपन किसी ए वाले का रक्त मान लो बी वाले को दे रहे हैं तो बी में प्रतिजन अलग है, ए का अलग है। मान लो ए वाले का रक्त बी वाले को दिया तो बताओ बी के लिए ए प्रतिजन हुआ कि नहीं हुआ, बाहरी रोगाणु हुआ एक तरह से, क्योंकि इसके शरीर में ए है ही नहीं। तो बताओ वो क्रिया करेगा नहीं करेगा, उसके खिलाफ करेगा। तो बताओ दिक्कत होगी नहीं होगी, बीमारी होगी नहीं होगी, समस्या होगी नहीं होगी। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी का रक्त नहीं दे सकते हैं।
केवल उचित मिलान के पश्चात, पहले मिलान करते हैं कि दोनों का समान ग्रुप है, समान समूह है, तो ही रक्त का आदान प्रदान होता है। इसलिए हमेशा रक्त देने से पहले जांच करते हैं रक्त समूह कौन सा ग्रुप, कौन सा आपका कौन सा समूह है। आप सुना होगा पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं इसमें, वो कैसे होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए ये तो ये प्रतिजन होते हैं ए बी और ओ, यहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद में प्रतिजन का उल्टा जो प्रत्यक्षी होता है, जो कि प्रतिजन से क्रिया के फलस्वरूप बनेगा शरीर में। किसी को मान लो एक अलग अलग ग्रुप का रक्त, अलग अलग समूह का रक्त दे देंगे, तो जो बनेंगे वो उसका बोलेंगे ना प्रतिरक्षी। तो बताओ सीधी सी बात, आप बताओ प्रतिरक्षी, सीधी सी बात है, बताओ विपरीत होगा नहीं होगा? तो प्रतिरक्षी क्या होता है, क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो बताओ ए प्रतिजन है तो उसमें कौन सा प्रतिरक्षी होगा, बी, यानी एंटी बी। एंटी मतलब क्या, प्रति से खिलाफ बनेगा। तो बताओ ये बी खिलाफ बनेगा, भाई ए वाला ए खिलाफ तो बनाएगा नहीं क्योंकि वो समान है, तो किसी खिलाफ बनाएगा, बी के खिलाफ। एंटी बी इसमें क्या होगा, प्रतिरक्षी। तो बी में कौन सा होगा, सीधी सी बात है एंटी ए, भाई ए के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगा, प्रतिरक्षी बनाएगा, क्योंकि ये अलग अलग है। ए बी में क्या होगा, ए बी में कौन सा प्रतिरक्षी होगा, ए बी में कोई सा प्रतिरक्षी नहीं होगा। क्यों, इसमें दोनों ही है, ए बी है और बी है। तो बताओ ये किसके खिलाफ बनाएगा प्रतिरक्षी, नहीं बनाएगा, क्योंकि ए में ए भी इसमें बी भी इसमें। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्या था, एक में ए है तो बी खिलाफ बनाता है, इसमें बी है तो ए खिलाफ बनाता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही आ गए ए बी प्रतिजन, तो किसके खिलाफ बनाएगा प्रतिरक्षी। तो ए बी ग्रुप में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। ओ की बात करें तो ओ में क्या होता है, प्रतिजन कोई नहीं है। तो बताओ प्रतिजन कोई नहीं है तो बताओ प्रतिरक्षी क्या होगा, प्रतिजन कोई नहीं है तो प्रतिरक्षी क्या होंगे, फिर दोनों होंगे इसमें, तो दोनों के खिलाफ बनाएगा वो। इसमें ए डाइड ए, इसमें ओ वाले को अगर मान लो ए का रख दोगे तो बनाएगा वो, तो इसके पास में कुछ है ही नहीं। बी वाले का दोगे तो बनाएगा वो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं वो दोनों होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। मतलब ये ए और बी दोनों के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा। ए बी और ए बी दोनों के लिए, ए बी जो भी आएगा सबके खिलाफ क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी। अब देखो किसको रक्त दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं रक्त, बताओ। पहली बात तो अपन को ध्यान रखना है कि जो सेम ग्रुप का होगा, समान समूह का होगा, या जिसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होगा, जो प्रतिरक्षी बनाएगा ही नहीं, उसको अपन रख दे सकते हैं। तो बताओ सेम कौन सा हुआ, ए की बात कर रहे हैं, पहले ये समूह है, तो बताओ ए वाला ए को तो दे सकता है, दोनों समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए वाला ए को दे सकता है। दूसरी बात यहाँ देखिए, ए भी रक्त समूह में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, तो बताओ जब प्रतिरक्षी नहीं है, तो क्या आपको पता है प्रतिरक्षी तो लड़ता है उससे, प्रतिजन से। जब प्रतिरक्षी नहीं है, बाकी सब में है, देखो ए में है, बी में है, ओ में है, लेकिन किस में नहीं है, ए बी में। ए बी समूह में कोई प्रतिरक्षी नहीं है, तो बताओ वो किसी का भी रख ले सकता है, वो क्रिया करेगा ही नहीं, प्रतिरक्षी बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रतिरक्षी है ही नहीं। तो बताओ ए वाला ए को तो देगा ही देगा, और किसको देगा, ए बी को देगा, सीधी सी बात है। अब बी वाला किसको दे सकता है, बी वाला किसको दे सकता है, बी वाला जैसे ए वाला ने ए को दिया तो बी वाला किसको देगा, बी को देगा, और किसको देगा, क्योंकि ए बी देखो वही बात, ए बी के पास कोई प्रतिरक्षी नहीं है, तो ये भी ए बी को देगा। अब ए की बात करें तो बताओ ए बी में दोनों प्रतिजन है, दोनों प्रतिजन है, और प्रतिरक्षी की बात करें तो प्रतिरक्षी कोई नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रतिजन दोनों है, ए बी दोनों है। अब बताओ ए बी दोनों है तो ए वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि ए में क्या है, बी के खिलाफ प्रतिरक्षी है। बी वाले को नहीं दे सकता, क्यों, बी में किसके खिलाफ है, ए के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर दोनों आ गए ना ए बी, तो दो में से किसी के खिलाफ प्रतिरक्षी बनेगा ही बनेगा। तो बताओ ए बी वाला ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, और ओ को तो दे नहीं सकता, क्योंकि ओ में क्या दोनों के खिलाफ प्रतिरक्षी है, ए के खिलाफ भी है, खिलाफ भी है। तो बताओ ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है, जिसका रक्त समूह ए बी होगा उसको ही दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिरक्षी नहीं है। लेकिन प्रतिजन क्या है, दोनों है, दोनों प्रतिजन है ए बी। अगर ये वाले को देंगे तो बी के खिलाफ बन जाएगा प्रतिरक्षी, बी वाले को देंगे तो ए के खिलाफ बन जाएगा प्रतिरक्षी, ओ वाले को देंगे तो दोनों के खिलाफ बन जाएगा प्रतिरक्षी। इसलिए ए बी वाला सिर्फ ए बी को वाले को ही रक्त दे सकता है। अब ओ की बात करें इस तरह,
तो बताओ ओ वाला किसको हो सकता है, क्योंकि ओ में कोई प्रतिजन ही नहीं है। जब बताओ प्रतिजन ही नहीं है तो किसी को भी रख दो। भाई जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो किसी खिलाफ बनते हैं, प्रतिरक्षी बनते हैं वो किसी खिलाफ बनते हैं, प्रतिजन खिलाफ बनते हैं। जब प्रतिजन है ही नहीं यहाँ पर और समूह में प्रतिजन है ही नहीं तो बताओ प्रतिरक्षी बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, चाहे कोई से को भी दो। ये बात किसकी हो रही है यहाँ पर, प्रतिजन की, क्योंकि प्रतिजन के खिलाफ क्या बनते हैं, प्रतिरक्षी, और यहाँ पर प्रतिजन है ही नहीं। बात करें ए बी की, तो ए में क्या है, दोनों प्रतिजन थे ए और बी, इसलिए अपन ए को नहीं ले सकते, बी को नहीं ले सकते, ओ को नहीं ले सकते। तो किसको दिया था अपन यहाँ पर, ए बी को, मात्र ए बी, क्योंकि ए बी में दोनों ए बी है। इसलिए अपन ओ की बात करें तो ओ वाला जो होता है वो सभी को दे सकता है, ऑल ग्रुप्स, और मतलब सभी, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं है। अब देखो ये तो हो गया, किसको दे सकते हैं, आप किसका रख ले सकते हैं, किसका रख ले सकते हैं। तो बताओ ए वाला किसका रख सकता है, देखो ए वाला ए का तो ले ही सकता है, दोनों समान है। दूसरी बात आपने यहाँ देखी होगी, ओ वाला सबको रख दे सकता है क्या नहीं, ओ वाला सभी को रख दे सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है, प्रतिजन नहीं है। तो बताओ लेने की बात आएगी तो वो सबको देगा कि नहीं देगा, और देने की बात आएगी तो मैंने यहाँ देखा था अभी, सॉरी देने की बात आएगी तो वो सभी को देगा। अभी यहाँ पर क्यों देगा, उसके पास क्या नहीं है, कोई प्रतिजन नहीं है। तो इसी तरह यहाँ बात करें अपन, वो सभी को दे सकता है, तो बताओ ये सभी इसका रख लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए का तो ले सकता है और ओ का रख लेगा, बी जो है बी का तो रख लेगा ही लेगा, तो किसका लेगा, होगा, क्योंकि वो सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है वो, क्यों, ओ के पास कोई प्रतिजन नहीं है, प्रतिजन नहीं है तो प्रतिरक्षी बनेंगे ही नहीं। दूसरा है ए बी वाला, आपको पता होगा यहाँ पे देखा आपने किसको दे सकता है, केवल ए बी को, क्यों, क्योंकि दोनों से प्रतिजन होते हैं ए बी, इसलिए ए बी इसके खिलाफ रिएक्शन करेगा, बी भी रिएक्शन करेगा, प्रतिरक्षा बनाए उत्पन्न करेगा, लेकिन ए बी वाला नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान दिया होगा कि ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं है, ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं है। तो बताओ प्रतिरक्षी ही नहीं है, और प्रतिरक्षी आपको पता होगा, प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं, लड़ते हैं भारी उपकरणों से या भारी प्रतिजन से। जब प्रतिजन भले कोई सा आओ, लेकिन प्रतिजन प्रतिरक्षी यहाँ पर है ही नहीं, बन ही नहीं रहे, तो बताओ ये किसका अर्थ ले सकता है, बताओ ये सभी का अर्थ ले सकता है, ऑल, और मतलब सभी का अर्थ लेगा, क्यों, यहाँ पर कोई प्रतिरक्षी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, दे केवल हो सकता है, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है। अब लास्ट बात करें ओ की, ओ जो रक्त समूह यहाँ पर क्या होता है, प्रतिजन कोई नहीं है, प्रतिरक्षी दोनों, केवल प्रतिरक्षी दोनों है, ए के खिलाफ भी ये प्रतिरक्षी बनाएगा, बी के खिलाफ भी प्रतिरक्षी बनाएगा, ए बी दोनों के खिलाफ भी प्रतिरक्षी है बनाएगा, क्योंकि इसमें ए के खिलाफ भी है, बी के खिलाफ भी है, ए बी के खिलाफ भी है। तो बताओ ये दे तो सभी सकता है, ओ वाला रक्त सभी को दे तो सभी सकता है, लेकिन किसका ले सकता है, क्योंकि ओ जो होता है उसमें ओ के खिलाफ, ओ में क्या होता है, ए के खिलाफ भी होता है और बी के खिलाफ भी होता है, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन प्रतिजन इसमें नहीं होते हैं, तो ओ में कोई प्रतिजन नहीं होते हैं। इसलिए अब ये जो ओ वाला जो होगा वो ओ का ही रख सकता है, केवल ओ का ही रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे था ना ए बी में, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है, उसी तरह ओ केवल ओ का ही रखते दे सकता है। वापस से बात करें, पूरी सारणी को देखें, समूह ए बी और ओ, ए में प्रतिजन होता है वो ए, बी में क्या होता है प्रतिजन बी, ए बी में क्या होता है प्रतिजन ए बी, ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या अपन कहते हैं, ओ समूह बोलते हैं। अब प्रतिजन जो होता है उसके खिलाफ क्या बनते हैं, प्रतिरक्षी। प्रतिजन जो शरीर में प्रवेश करेगा तभी क्या बनेंगे, प्रतिरक्षी तभी बनेंगे। जब प्रतिरक्षी बनेंगे तो ही क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो ही क्या होगी, अभिक्रिया होगी। अब प्रतिजन में क्या है, ए है, तो होता है प्रतिरक्षी कैसे बनेगा, भाई ए के समान तो ए होता है, बी के समान बी होता है, ए बी के समान ए बी होता है, और ओ के समान ओ होता है। समान समान को देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दिक्कत कब है, जब दूसरे को देंगे अपन, किसी विपरीत समूह को देंगे, तो ए वाले अगर बी को देंगे तो प्रतिरक्षी बनेंगे, मतलब एंटी बी। अगर बी वाले को ए वाले का देंगे तो क्या बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेंगे, तो एंटी ए। एंटी मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, ए वाले के खिलाफ। ए बी में क्या है, कोई नहीं, क्योंकि दोनों प्रतिरक्षी आगे यहाँ पर प्रतिरक्षी को यहाँ पर बना नहीं है। ओ में कोई प्रतिजन नहीं है, तो प्रतिरक्षी क्या होगा, दोनों खिलाफ बनेंगे, एंटी ए के खिलाफ बनेंगे और एंटी बी के खिलाफ बनेंगे। अब प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति के अनुपस्थिति के आधार पर उनका जो कैसे किसी को रक्त दे सकते हैं, कैसे किसका रक्त ले सकते हैं, इसके बारे में देखिए। तो ए वाला जैसे ए समान ग्रुप है तो ए वाले को ले सकता है, और दूसरा ए बी वाले को, क्यों, क्योंकि ए बी में क्या है, कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है। अब प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो बताओ जो वो
जो रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, लड़ाई करता है, वो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं है, इसलिए अपन ए बी को भी दे सकते हैं। इस तरह बी में बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के खिलाफ प्रतिजन है, ए के खिलाफ भी है और बी के खिलाफ भी है, और प्रतिरक्षी इसमें हालांकि कोई नहीं है लेकिन प्रतिजन इसमें दोनों के खिलाफ होते हैं, इसलिए ए वाला नहीं दे सकता इसको, बी वाला भी नहीं देगा और ओ वाला भी नहीं देगा, इसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं। दूसरा ओ वाले की बात करें तो ओ में दोनों प्रतिरक्षी होते हैं, ए और एंटी ए और एंटी बी, इसलिए और यहाँ प्रतिजन कोई नहीं है, ये सभी को दे सकता है। यहाँ प्रतिजन कोई नहीं है तो सबको दे सकता है, यहाँ प्रतिजन दोनों है ए बी तो ये केवल ए बी को ही दे सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। अब बताओ ए बी वाले में क्या नहीं है? प्रतिरक्षी नहीं है, तो देखिए यहाँ देखो किसका ले सकते हैं, तो ए वाला ए का तो ले सकता है और ओ का ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो सभी को ले सकता है। क्यों? यहाँ पर क्या नहीं है? प्रतिजन नहीं है। बी वाले की बात करें तो बी वाला बी का ले सकता है और ओ का तो ले सकता है क्योंकि ओ सभी को देता है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? प्रतिजन नहीं है। तीसरा ए बी की बात करें तो ए बी वाला सभी का रख सकता है। सभी का क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? प्रतिरक्षी नहीं है। अब प्रतिरक्षी ही नहीं है तो जो प्रतिक्रिया होगी वो कहाँ से होगी? नहीं होगी, इसलिए ओ ए बी वाला सभी का रख सकता है। और ओ वाले की बात करें तो ओ वाले में क्या है? प्रतिजन तो कोई नहीं है, प्रतिरक्षी दोनों है, इसलिए ये किसका रक्त ले सकता है? केवल और केवल ओ का ही रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरक्षी है वो ए के खिलाफ भी है, बी के खिलाफ भी है और ए बी के खिलाफ भी है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से दे सकते हैं और इस तरह रक्त दे सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया वो सारणी को पढ़ने के बाद कि देखो ए बी वाला जो रक्त समूह है वो सभी को रक्त दे सकता है, सभी का रक्त ले सकता है। देखो सभी का रक्त ले सकता है, ए बी जो रक्त समूह है वो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए रक्त समूह ए बी क्या कहते हैं? सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही मतलब क्या? सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है रक्त समूह ए बी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वहां पर कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं? सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह, सार्वत्रिक ग्राही। समझ में आ गया? दूसरा है रक्त समूह ओ। रक्त समूह जो ओ होता है वो देखिए यहाँ पर प्रतिजन इसमें कोई नहीं है, प्रतिजन क्या इसमें अनुपस्थित है, इसलिए सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह ओ। क्यों? कारण क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वो सभी को रक्त दे सकता है और इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहते हैं। वापस याद कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? ए बी को। क्यों? क्योंकि वो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है, कारण ये है। दूसरा है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह किसे कहते हैं? रक्त समूह ओ को। क्यों? कारण क्या है उसका? रक्त समूह ओ में कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, यही कारण है कि वो सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे कहते हैं सार्वत्रिक दाता रक्त समूह। तो ध्यान से इसको वापस से रिवाइज कर सकते हो, वापस पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो वापस से कमेंट करके पूछें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का टॉपिक था अपना इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप्स दोनों हो चुका है, उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, अभी बहुत सारे हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, वापस से रिवाइज करें, वापस से समझें इसको, तो अच्छी तरह आपको क्लियर होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। और जैसे कि आपको पता है अगली क्लास मैथ्स की है, तो ध्यान से सुने। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ टेक्निकल समस्याएं होती रहती है, उनकी वजह से लाइन में दिक्कत आती रहती है, तो उसके लिए हम समझ आते हैं आपसे, लेकिन जैसा भी बन पा रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, तो लाइव बने रहें, जुड़े रहें और अधिक से अधिक अपने जो क्लास साथी हैं उनको जोड़ें और रेगुलर क्लासेज को लेवें, अपडेट करें, वापस से रिवाइज करें। ये नहीं कि पिछली क्लास हो गई उनको भूल गए हैं, तो वापस से वीडियो देखते रहें। यूट्यूब पे वीडियो बना करके अपलोड करते रहते हैं उनको टाइम टाइम पर, तो बराबर उनको देखें। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास मैथ्स की होगी। थैंक यू, धन्यवाद। बी सेफ, स्टे होम।